नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आवाज। मैं हूं रंजीत तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन जो अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ समाज सेवा में भी अच्छी रुचि रखते हैं, जिन्होंने समाज सेवा में एक अच्छा आयाम बनाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश पांडे जी। तो स्वागत है योगेश जी आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा कि आज जन आवाज वाकई में जन आवाज ले करके आप जिस मुहिम के साथ आए हैं, हमारी शुभकामना है कि आप लोग इसी तरह से एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। धन्यवाद। योगेश जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं तो मूलतः रहने वाला मैं गोरखपुर जनपद के अंतर्गत चौरचौरा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गौनर बिशुनपुरा का बाबू का मैं निवासी हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव के प्राथमिक पाठशाला बिशुनपुरा बाबू से हुआ था और आज यहाँ तक योगेश हैं। जी, आप सामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य करने की रुचि आपके अंदर कहाँ से और कब से आई? सामाजिक कार्य की रुचि किसी की प्रेरणा से नहीं होती है, जब स्वतः वो ऑटोमेटिक आ जाता है। एक तरफ से कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड होता है। ईश्वर स्वतः आपके अंदर दया और प्रेम भाव खुद पैदा कर देता है। हमने ये देखा कि खासकर मैंने अपने घर में ही देखा, हमारे चाचा जी बिल्कुल 100% सामाजिक कार्य करता थे। और जब भी कोई आता था दरवाजे पर तो लोग जब वो घर आते थे तो लोग उनसे अपनी अपनी समस्या लेकर के जाते थे। और उनके पीछे रहते रहते मैं भी लोगों का सेवा करना चालू किया और आज हर व्यक्ति तक पहुंचने का मैं प्रयास करता हूं। योगेश जी, सामाजिक कार्यों के दौरान आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि किस चीज को मानते हैं? हमने तो सबसे बड़ी उपलब्धि अपने गांव में विद्युतीकरण करा करके माना। लगभग 90 के आसपास हमारे गांव में विद्युतीकरण पूरे ग्राम सभा में नहीं हुआ था। कुछ टोले पर हुआ था और कुछ टोले पर नहीं हुआ था। उस समय हमारे यहाँ विधायक श्रीमान बेचन राम जी थे। और जब विधायक जी गांव पर आते थे तो हम लोग सबसे पहला यही होता था, कोई भी नेता आता था तो दरखास्त लेकर के पूरा गांव पहुंचता था कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। गांव में चंदा लगता था, बहुत दूर दूर से हम लोग गांव में कभी कोई फंक्शन पड़ता था तो लाठी और डंडे के सहारे हम लोग अपने गांव तक बिजली लेकर आने का प्रयास करते थे। फिर हम लोग विधायक जी के पास पहुंचे, गांव के काफ़ी संख्या में युवाओं को लेकर के। और जैसे हमारे गांव के अवधेश जी थे, प्रमोद जी थे और तमाम साथी ऐसे मुन्नन जी थे, तमाम ऐसे साथी थे। सब लोगों के साथ हम लोग दोपहर में विधायक जी के घर पहुंचे, वहां से लेटर लिखवाया और वही लेटर लेकर के मैं सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पर आया। और उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी हमारे यहाँ थे फतेह बहादुर जी। और उनसे हम लोग कहा देश चंद्रमा पर जा रहा है और हमारे गांव में ढेबरी आज भी जल रही है। तो उन्होंने तत्काल हमारे पीठ पर हाथ रखते हुए कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लगाव भी हम लोगों का था। और उन्होंने तत्काल उसी लेटर पर एक्शन लिया। और सेम डेट में एक तरफ हम लोग उनके दरवाजे से मतलब एक जिलाधिकारी कार्यालय से घर जा रहे हैं और अगले दिन बिजली विभाग के तमाम अधिकारी गांव पर आए और सभी टोलों का सर्वेक्षण चालू हुआ। लगभग 2 महीने के अंदर हमारे गांव में बिजली का पोल गिरा और उजाला फैल गया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में नहर बनी थी, उसका मुआवजा नहीं बटा था 1973 में। फिर मैंने लोगों की समस्या समझ करके मैंने उस पर आवाज़ उठाना चालू किया। इसमें माननीय सांसद कमलेश पासवान जी की के माता जी का विशेष योगदान रहा। वो उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थी। हमारे हर पत्रों का जवाब शासन तक पहुंचाने में एक पैड, अपने घर का पैड हमारे महसूस होता था। और लगातार लिखा पढ़ी करके और तमाम नेताओं का उसमें सहयोग लिया। गांव से लेकर के सदन तक, बाहर यहाँ तक कि लोकसभा तक मैं अपने गांव की आवाज़ उठाया। और अंततः तो वो भी मुआवजा स्वीकृत हुआ और दिवाली के दिन वो पैसा बटा था। राम अभिलाष जी उस समय हमारे यहाँ एसडीएम थे, उन्हीं के श्री हाथों से हम लोगों ने पैसा बंटवाया। बहुत खुशी आई थी कि एक तरफ धनतेरस में लोग क्या से क्या लेकर के आ रहे थे और हमारे गांव के अधिकतर लोग धनतेरस में केवल पैसा लेकर के आए। तो ये उस दिन की खुशी मुझे बहुत दिल को एक अलग सुकून दिया था। और इस तरह से तमाम ऐसे कार्य मैंने किया है, उसका
गिनती करेंगे तो कम होगा। आप क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे में आपको सामाजिक कार्यों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई भी आई है क्या? बहुत कठिनाई आती थी भाई साहब। हम लोगों ने बिजली बिजली विभाग के खिलाफ एक बार आंदोलन किए थे, पंचर मारो अभियान, जिसमें हमारे पूज्य महाराज जी का विशेष योगदान रहा था। उस समय सांसद जी थे। महाराज जी का एक चीज लगता था कि हम लोग कुछ भी लेके जाते थे मंदिर पर, गोरखनाथ मंदिर जब भी कुछ लेके जाते थे तुरंत चिट्ठी लिखा जाता था। और एक एक कार्यकर्ताओं से मिल मिल करके वो, तो उनका चूंकि हम लोग ऊपर विशेष बर्धस्त रहता था, एक बड़ा आत्मबल रहता था कि कुछ भी होगा तो महाराज जी हैं। जब तक वहां से हम लोग नहीं पहुंचते रहते थे तब तक हम लोग को भय रहता था। हमारे यहाँ बिजली विभाग उस समय बहुत, हाँ, बसपा की सरकार थी। अब बिजली कटौती चरम सीमा पर थी, हम लोग आजिज हो गए थे। फिर मैंने चक्का जाम करने का निर्णय ले लिया और जा करके मंदिर से चिट्ठी लिखवाया, और अगर इसकी समस्या नहीं सुनती है तो हम लोग गांधीवादी विचारधारा से अपना करके हम लोग इस कार्य में गांधीवादी विचारधारा अपनाते हुए हम लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। अभी ये पत्र मैंने दिया नहीं कि अगले दिन पुलिस हमारे घर आ गई और सबको गिरफ्तार करके लेके जाने लगी। फिर बुद्धि से हम लोग किसी तरह से हटे कि भाई हमारा आंदोलन करने का उद्देश्य जान माल और क्षतिग्रस्त करने का नहीं है। हमारा आंदोलन करने का उद्देश्य है सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। और अधिकारियों ने उस पर काफी सहयोग किया जब समझ गए लोग। तो इस तरह से हमने चक्का जाम वहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर के जब किया था तो उसमें भी यही समस्या आई थी। तो मैंने काफी सहयोग मिला। और समस्याएं तो हर जगह आती है, समस्याएं कोई ऐसा तो है नहीं कि कभी किसी प्रकार का भय भी लगा हो, किसी से डर लगा हो सामाजिक कार्य करने के दरमियान? सामाजिक कार्य में तो डर, जब जो डर गया वो मर गया। डर किस बात का होगा? डर, समाज सेवा के कार्य में किसी प्रकार का भय नहीं होता है। बस ये होता है कि भगवान हमसे किसी प्रकार का गलती ना करावे। और सेवा तो करने वाला व्यक्ति खुद लचीला होता है, लोगों से नम्र होकर के बात करेगा। कितना सहयोग कर सकते हैं इस पर बिंदु रहेगा। व्यवस्था करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है। अब जैसे कोई चीज अगर हमको दवा बांटना है, हम लोग कैंप लगाते, दवा बांटना है, अब कल कैंप लगेगा और आज अगर दवा ना है तो ये बहुत सताता है कि 24 घंटा जब तक कैंप सफल नहीं हो जाता तब तक हम लोग कनेक्टिविटी सबसे बनाए रखते हैं, और जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो अलग खुशी होती है। अच्छा, पशुओं से भी आप एक अलग तरीके का प्रेम रखते हैं, तो कोई ऐसी घटना किसी पशु को लेकर जो आप अभी तक नहीं भूल पाए, अपने युवावस्था से लेके अभी तक उस घटना को याद करते रहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक बार की बात है, चौरी चौरा में रेलवे लाइन के किनारे, जब चौरी चौरा में अगर कभी आप जाते हैं तो निबियावा ढाला उसको बोलते हैं, बाजार के रास्ते जब जाएंगे तो वो ढाला है मुंडेरा। ढाला से थोड़ी दूर आगे जाकर के रेलवे लाइन के जस्ट बगल में ही एक छोटा सा तालाब टाइप का था। काफी संख्या में पशु वहां आकर के पानी पी रहे थे। तब तक उसी बीच में ट्रेन आ गई, वैशाली एक्सप्रेस आई, और आई तो उसमें कुछ पशु एक साथ भागे, जिसमें एक गाय थी वो भी भागी। और गाय को हमको लगता है कि चोट लगा, क्या लगा, लेकिन गाय घायल हो गई। तो घायल हो गई, बहुत संख्या में चौरी चौरा के लोग जुटे, वहाँ आसपास के लोग जुटे, गाय का तुरंत सेवा टहल जैसे हो सकता है, फर्स्ट एड जितना हो सकता है सभी ने अपने अपने सहयोग से किया। लेकिन हमें बहुत, उसी बीच में कुछ लोग और मिले, हमने कहा भाई इसको छाया में किया जाए। गाय को हम लोग छाया में, वही काकड़ का पेड़ था उसके छाया में हम लोग बैठाए, खींच छाछ के लेकर के आया गया। और लगभग 15-20 दिन तक हमको, लगभग ऊपर हमको लग रहा है कि 15 से 20 दिन तक हम लोग लगातार उनकी सेवा किए। हमारे गाड़ी में उस समय लगातार बेटाडीन रहता था, और फिटिल रखते थे, पट्टी रखते थे, और बहुत सारा सामान, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हम लोग काफी नजदीक थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पशु का था, उसके जवाहर गुप्ता जी थे हमारे वहाँ, उसमें डॉक्टर थे, तो बहुत में फ्रेंडशिप एक अच्छी थी हम लोग की। तो जो भी कोई कैंप हम लगाना होता था तो मैं पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ रहता था, तो हमको दवा ववा देते थे, और उनको बुला करके फिर मैंने उसको किया। और हमारे साथ के साथी था उस समय, अभी भी मतलब हमारे गांव में ही हैं, राजकुमार शर्मा। ये दोनों लोग, हम लोग जाकर के रोज स्कूटर से उसका वॉचिंग करते थे, गांव से हरी घास लेकर जाते थे। वहां भी चौरी चौरा में भी, बाजार में भी हरी घास मिलती थी, तो हम लोग लिया करके रोज
जब हम वहाँ डालना चालू किए तो आसपास के भी लोग देखे और एक मुहिम चल गया, सभी लोग उस गाय की सेवा करते थे। बहुत अच्छा लगता था और आज हमको याद है। उसी के साथ-साथ अभी कुछ ही दिन बाद उसी बीच में हमारे गाँव में आग लग गई थी। एक पशुबाड़ा में 2-2 जगह आग लगी थी। तो उस समय डॉक्टर अर्पणा त्रिपाठी जी उस समय एसपीसीए के मेंबर थी, विकास भवन में बैठती थी। तत्काल सूचना मैंने उनको दिया और उन्होंने अपने गाड़ी से पूरा भर करके दवा उस गांव में ले जा करके उन पशुपालकों को दिया और बड़ा अच्छा लगा जब देख करके कि इतने लोग सब तो सेवा कर रहे हैं तो हमको भी तो बल्कि हमको उस समय लोग जीव जंतु प्राणी मित्र के नाम से जानते थे। एक घटना और थी जो विकास भवन के सामने जो लोग जब सीडीओ साहब यहाँ पर संजय प्रसाद जी जब सीडीओ थे विकास भवन में एक बार बात है कि रोडवेज का बस जा रहा था और एक गाय के पैर पर वो रोडवेज का बस चढ़ गया। गाय का पैर टूट गया और काफी खून बह रहा था। बाद में उसके पैर में कीड़े पड़ गए थे बहुत इतने बड़े बड़े। मैं कहीं से जा रहा था देखा तो तत्काल रहा नहीं गया। फिर हम लोगों ने उसका कीड़ा साफ किया गया पैर से निकाल करके। बहुत कीड़ा निकला था उस समय। आज भी हमारा फोटो बहुत बड़ा फोटो हमारा छपा था अखबारों में। और धीरे धीरे करके मैं रोज उस गाय को वॉच करने लगा, देखता था। जब भी कहीं जाता था हमको नशा था कि अपने मोटरसाइकिल से आते थे और उस गाय को जरूर देखते थे। पट्टी बांधते बांधते उसका पैर ठीक हो गया। ये बात हमको लगता है कि सीडीओ साहब भी देखे तो बल्कि गाड़ी रोक करके हमारा पीठ ठोके थे और बाद में हमको जीव जंतु प्राणी मित्र के नाम से सम्मान भी दिया गया था। उस समय ग्राम विकास मंत्री थे हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी, आज महामहिम राज्यपाल हैं हिमाचल के। उनकी गरिमामय उपस्थिति में मुझे सम्मानित किया गया और बड़ा अच्छा लगा। तब से लोग हमको जीव जंतु प्राणी मित्र के नाम से ही, योगेश पांडे का नाम लोग भूल के बल्कि जीव जंतु प्राणी मित्र के नाम से ही लोग हमको जानते थे। और एक मुहिम चला कि घायल पशुओं का इलाज किया जाए और आज भी लगभग होता ही है, करते रहते हैं। अच्छा लगता है। आप ये बताएं, कोविड में जिस समय सब लोग अपने घरों में पैक हो गए, उस समय की बात करूंगा। विश्व में एक बड़ी महामारी आई थी, तो उस समय आपने किस तरीके से अपने समाज की सेवा की और क्या आपको उस समय भय नहीं लगा कि हमें भी कोरोना हो जाएगा? अब कोविड की बात आपने कहा तो कोविड बहुत बड़ी महामारी थी। पहले राउंड वाला तो कोविड बीमारी नहीं थी। पहले राउंड में जान माल का खतरा बहुत कम हुआ था अपने यहाँ, लेकिन भय बहुत था। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अगर बचपन में देखे होंगे कि अपने गांव के बगल में कोई बागीचा रहा होगा, उस बागीचे में जब आप जाते होंगे तो लोग कहते होंगे देखिए उस भूत वाले बगीचा इस गांव में इस बागीचे में भूत रहता है। तो कोई भी व्यक्ति उस बागीचे में सूर्य अस्त के बाद नहीं जाता था और सब लोग समय से अपने घर पहुंच जाते थे। सेम यही हाल कोविड का था। कोविड जब पहली बार आया था तो भय था और भय के मारे लोग अपने अपने घर में दुबक गए थे। रोग नहीं था, लेकिन हम लोग इसको समझे कि जब तक वहां से आएगा, यहाँ आते आते कोविड समाप्त इतना जल्दी नहीं यहाँ पर आ पाएगा। और हम लोग आपस में अपने हमारे संगठन के लोग उस समय सक्रिय थे, क्योंकि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ जहाँ नर सेवा नारायण सेवा का ही भाव होता है और वो आपके अंदर एक जुनून पैदा कर देता है। संगठन का कार्यकर्ता कहीं भी रहेगा तो अपने आप को रह नहीं पाएगा। कितना और भी बड़ी आपदा आ जाए, उस आपदा में वो घर नहीं बैठ सकता है। उसके पैर में ऑटोमेटिक जैसे लगता है कि चक्र बन गया, वो घर में नहीं रह सकता है और वो भागेगा बाहर। हम लोग बाहर गए, अपने साथ के हमारे साथ के अनंत जी थे और तमाम धीरे धीरे करके कई कार्यकर्ता एक साथ जुट गए हम लोग और कहा गया कुछ करना चाहिए। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक मुहिम चलाए और पानी जुटा, पानी के बाद फिर बिस्किट जुटा, बिस्किट के बाद फिर भोजन बनना चालू हुआ और हम लोग 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक, सब लोग जानते हैं जो भी हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ के लोग, शहर के सभी चौराहों पर हम लोग का आना जाना चालू हो गया। हम लोग को रियल डर नहीं लगता था। 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक हम लोग महवा में जा करके फल मंडी में थर्मल स्कैनिंग करते। उस समय थर्मल स्कैनिंग बहुत बड़ी बात थी। अगर किसी का थर्मल स्कैनिंग कर दिया था तो घबरा जाता था कि आयु दादा अब हम क्या करें। तो वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था किया जाता था। हमारे संगठन के तमाम, जैसे डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी हुए, हमारे क्षेत्र सेवा प्रमुख श्री मनोहर जी हुए, प्रांत प्रचारक सुभाष जी भाई साहब जी, ये सब लोग
एक जगह बैठ करके और नेटवर्क में सारे कार्यकर्ताओं को दिन रात दौड़ाते थे और एक एक पल, एक एक गांव का, एक एक कार्यों की समीक्षा करते थे। और मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम लोगों का नेतृत्व करता इस तरह का है कि वो चाहे तो एक बार में लाखों कार्यकर्ताओं को एक साथ रोड पर सेवा के कार्यों में लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सामाजिक कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच के समय को कैसे आप मैनेज करते हैं? ये तो अपने ऊपर तय करता है। आप अगर घर में हैं तो एक पक्का मालिक की तरह आपको रहना पड़ेगा। घर देखना देश देखने से कम नहीं है। आप देश देखते देखते अगर घर आपका गायब हो जाए तो कोई बड़ा काम नहीं किया। हमारा दोनों काम है, हमारा देश को भी चलाना जरूरी है, समाज का सेवा भी करना जरूरी है और घर पर भी। तो मैं दोनों रूप में अपने घर के सहयोगियों के बल पर रहता हूँ। हमारे घर के सभी लोग अच्छे हैं, हर प्रकार का सहयोग पूरा परिवार से मिलता है, बच्चे हैं और जब जो भी है मतलब घर के लोग हमारे अच्छे हैं। बाहर मैं निकलता हूँ तो हमारे साथियों का एक विशेष सहयोग मिलता है। एक बोली पर हमारे सभी सहयोगी निकल जाते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ उनको लगता है कि ये काम होना चाहिए तो लोग होना चाहिए। अब अभी इस समय हमारा जैसे दायित्व है सक्षम में प्रांत का सह सचिव हूँ। हमारे प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर साही जी हैं। गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शुक्ला जी हैं। एक बोली पर अगर मुझे जरूरत है तो सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों की टोली मिल जाती है और यह पूरा टीम एक साथ मिलकर के काम करता है। तो जहां जहां जरूरत होता है, जिस रूप में आपको जरूरत है उस रूप में आपको बखूबी रहना पड़ेगा। सक्षम के बारे में बताएं, सक्षम किस तरीके से और किस किस टाइप के लोगों के लिए कार्य करता है? हाँ, सक्षम एक सामाजिक संगठन है जो स्पेशली दिव्यांगों के लिए कार्य करता है। दिव्यांगता समाज में किसी भी प्रकार का हो, सक्षम के लोग उनका मदद करने के लिए तैयार करते हैं और ये कार्य नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर के इसमें सेवा करते हैं लोग। शहर के जाने माने डॉक्टर जिनका कोई अगर जाएंगे उनके अस्पताल पर तो आपको लंबी लंबी लाइन लगा करके इनका एक एक मिनट का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सक्षम के लिए समर्पित होकर के लोग कार्य करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। लोगों का फ्री में इलाज होता है, जरूरत पड़ता है तो उनको दवा भी दिया जाता है, जरूरत पड़ता है तो गांव में कैंप लगाया जाता है। ये सारे काम समाज के द्वारा, समाज के सौजन्य से, समाज के लिए आयोजित होता है, जिसमें हमारे शहर के सभी लोग का मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा सेवा का संकल्प लेकर के सक्षम को सहयोग कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना? युवाओं के लिए यही संदेशा देना चाहते हैं कि आप नर सेवा नारायण सेवा का भाव अपने मन में पैदा करें। आधुनिक युवाओं को लोग कहते हैं भटक गए हैं, मैं नहीं कहता हूं भटक गए हैं। एक बार कोई अच्छा कार्य आप करिए, देखिए आपके पीछे सैकड़ों युवाओं की टीम खड़ी हो जाती है। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं कि कोविड काल में मुझे देखने को मिला। मेरे गांव में इतनी बड़ी महामारी आई थी, कोविड में दूसरा वाला जब लहर आया था तो उस लहर में बीमारी थी लेकिन लोगों के अंदर भय समाप्त हो गया था। लोग कहते थे कोविड है क्या करेगा, लेकिन गांव के युवा मिले, उस गांव में थर्मल स्कैनिंग का एक सेंटर बना, सारे लोग मिल करके गांव को अवेयरनेस किए और गांव में एक अच्छा खासा टीम बना करके चाहे छिड़काव का कार्य हो, चाहे सामाजिक उनका किसी का हेल्प करना हो, सभी लोग मिलजुल करके एक साथ। ये तो लगभग हर गांव में ये चीज देखने को मिला, हर गांव। दूसरी बात कि समाज में अगर अच्छा कार्य लोग, अभी हमारा युवा इस समय बहुत अच्छे रास्ते पर है, उनको उनके नेगेटिव चीज को मत देखिए, आप उनके पॉजिटिव सोच को ही देखिए। हम युवाओं से ही अपील करते हैं कि आप समाज में बुजुर्गों का ख्याल करें, अपने से आगे जिसको आप थोड़ा सा भी कमजोर चाहते हैं देखते हैं उनका आप हेल्प करें और उनकी मदद करें। आपके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति और अलग प्रकार की ऊर्जा मिलेगी जो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।
तो हमारे साथ थे योगेश पांडे, जिन्होंने बताया कि युवा आज के युवाओं को नर सेवा नारायण सेवा के कॉन्सेप्ट पे अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। आप लोगों का धन्यवाद।